नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। मुझे हमेशा ये लगता है कि घर और मकान दो अलग चीज़ें होती हैं। जहाँ मकान ईंट पत्थरों से बनता है, वहीं घर प्रेम भरे रिश्तों से बनता है। अगर रिश्तों में प्रेम ना हो तो उस घर में जाले लग जाते हैं, उदासी के जाले। लेकिन अगर रिश्तों में प्रेम हो, अपनापन हो, तो वहाँ हर एक लम्हा मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। कुछ इसी एहसास को बयां करती है मेरी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मुस्कुराता बसंत। बसंत की मीठी बयार अपने साथ शीत ऋतु की उदासी को धीरे धीरे दूर बहाए ले जा रही थी। अब जब सुबह खुशनुमा होने लगी थी, तब ऐसी ही एक सुबह मनोरमा जी अपने घर के बगीचे में झूले पर बैठी अपने हाथों से लगाए आम के पेड़ को, जिस पर पहली बार मंजर आए थे, मुस्कुराते हुए निहार रही थी। उनकी बहू पाखी जब तुलसी पूजन के लिए बगीचे में आई, तब उसकी नज़र मुस्कुराती हुई मनोरमा जी पर पड़ी। पूजा समाप्त करने के बाद पाखी उनके पास पहुंची और बोली, क्या बात है अम्मा, आज आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। हाँ बहू, देखो ना, जिस पेड़ को मैंने अपने हाथों से लगाया था, आज उस पर मंजर आ गए। बस ये देखकर मेरा मन खिल उठा। कहते हुए मनोरमा जी ने आम के पेड़ की तरफ इशारा कर दिया। और अम्मा, आपकी बहू का चेहरा आपको मुस्कुराता देखकर खिल उठा। आप ऐसे ही मुस्कुराया कीजिए हमेशा। पाखी कुछ दुलार से बोली। मुस्कुराती तो हूँ रे। चलो अब रसोई में बताओ क्या क्या करना है, वरना तुम्हारे साथ साथ सतीश और तुम्हारे ससुर जी को भी देर हो जाएगी। कहते हुए मनोरमा जी झूले से उठ खड़ी हुई। अभी दोनों सास बहू घर के अंदर जा ही रही थी कि मनोरमा जी का बेटा और पाखी का पति सतीश वहां आया और पाखी से बोला, सुनो पाखी, आज शाम तुम ज़रा जल्दी घर आ जाना। मैंने अपने बॉस और उनके परिवार को रात के खाने पर बुलाया है। उसकी बात सुनकर पाखी बोली, ओह सतीश, तुमने कल शाम में ये बात क्यों नहीं बताई। आज मुझे एक पार्टी के लिए कुछ विशेष ऑर्डर्स तैयार करवाने हैं। उनकी बात सुन रही मनोरमा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, तुम बस बता दो क्या क्या बनेगा और उसकी क्या तैयारी करके रखनी है, मैं कर दूंगी। फिर जब तुम आना सब बना लेना, मैं भी जो कहोगी मदद कर दूंगी। ये सुनकर सतीश ने गुस्से में कहा, नहीं अम्मा, आप तो रहने ही दीजिए। अकेले में कहीं आपने सब गड़बड़ कर दिया तो बेकार मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर पाखी की तरफ देखते हुए वो बोला, सॉरी यार, कल मैं बिल्कुल भूल गया तुम्हें बताना। किसी तरह संभाल लो। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, सब वक्त पर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पाखी ने सतीश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस पिछली बार की तरह आज रात भी स्वादिष्ट खाना बना दो। सतीश के स्वर में व्यग्रता थी। ठीक है, तो मेरी शर्त ये है कि तुम अभी के अभी अम्मा से अपने कड़वे लहजे के लिए माफ़ी मांगो और दोबारा मैं तुम्हें अम्मा से इस तरह बात करते नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी अम्मा से इस लहजे में बात करे। पाखी ने कुछ गुस्से में कहा। सतीश ने मनोरमा जी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अब मुस्कान की जगह उदासी की छाया पसर चुकी थी। सतीश ने उनसे माफ़ी मांगी और कमरे के अंदर चला गया। मनोरमा जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कदम रसोई की तरफ बढ़ा दिए। पाखी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। रसोई में जाकर पाखी ने देखा मनोरमा जी की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उन्हें अपने आंचल से पोंछकर पाखी बोली, अम्मा, आपने सतीश को डांटा क्यों नहीं। जब मैं नहीं थी तब आखिर आप ही थी ना जिन्होंने अकेले ये रसोई और सबकी जिम्मेदारी संभाल रखी थी।
कोई बात नहीं बहू, मुझे तो इसकी बेरुखी सहने की आदत हो गई है। तुम उदास मत हो। मनोरमा जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, भला आप जैसी प्यारी माँ से अपने ही बेटे की ये बेरुखी क्यों है अम्मा? आज हिम्मत करके पाखी ने मनोरमा जी से ये प्रश्न पूछ ही लिया। अतीत के दिनों को याद करते हुए मनोरमा जी बोली, तुम्हारे ससुर जी की जब इस बड़े शहर में नौकरी लगी थी तब शुरुआत में उनका वेतन कम था, इसलिए मैं और सतीश गांव में ही रहते थे। कुछ वर्षों के बाद जब सतीश के पिताजी को तरक्की मिल गई तब वो हमें अपने साथ शहर लेकर आए और यहाँ बड़े विद्यालय में सतीश का नाम लिखवा दिया। मैं एक सीधी सादी घरेलू महिला थी जिसे बस काम चलाऊ पढ़ना लिखना ही आता था। विद्यालय में धीरे धीरे सतीश के कई मित्र बने। वो अपने खाने के डिब्बे में तरह तरह के नए नए व्यंजन लेकर आते थे। सतीश भी मुझसे वैसे खाने की फरमाइश करता, लेकिन मैं वो सब बनाना जानती ही नहीं थी और न हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे थे कि वो रोज़ बाज़ार से अपनी पसंद की चीज़ खरीद कर खा पाता। एक बार मैंने खाना बनाने वाली किताब पढ़कर कुछ अलग बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो भी मुझे ठीक से समझ में ही नहीं आई और घर से लेकर पास पड़ोस में कोई मुझे ये नए तरह के शहरी व्यंजन सिखाने वाला नहीं था। बस इसी बात से मेरा बेटा मुझसे इतना नाराज़ रहने लगा कि हमारे बीच की दूरी बढ़ती ही गई। उसकी नज़र में मैं इस दुनिया की सबसे बेकार स्त्री हूँ, जो अपनी रसोई इस प्रकार नहीं संभाल सकती कि सब उससे खुश रहें। अपनी बात खत्म करते करते एक बार फिर मनोरमा जी की आंखें भर आई थीं। उनकी बात सुनकर पाखी सोच में पड़ गई। पाखी का अपना एक कैफ़े था और उसी के साथ वो कुकिंग क्लास भी चलाती थी। साथ ही साथ पार्टियों के लिए भी विशेष ऑर्डर्स पर वो खाना तैयार करती थी। सतीश के ऑफिस की कई कैजुअल मीटिंग्स पाखी के कैफ़े में होती रहती थी। वहीं उसकी पाखी से पहचान हुई और स्वादिष्ट खाने के शौकीन सतीश ने पाखी की पाक कला पर मोहित होकर उसे विवाह के लिए प्रपोज कर दिया। पाखी और उसके परिवार को भी सतीश और उसके परिवार में कोई बुराई नज़र नहीं आई। बस जल्दी ही दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह के बाद हनीमून से लौटते ही घर के रसोई की लगभग सारी जिम्मेदारी पाखी के कंधों पर आ गई। इसलिए नहीं कि मनोरमा जी को अपनी बहू की मदद करने से परहेज था, बल्कि इसलिए कि सतीश ने साफ साफ कह दिया था कि अब वो अपनी पत्नी के हाथ के बनाए हुए तरह तरह के खाने का लुत्फ़ लेना चाहता है। माँ के हाथ का बना सीधा सरल खाना तो उसे बचपन से ही नापसंद था, लेकिन तब मजबूरी थी और अब पाखी के आने के बाद वो मजबूरी खत्म हो गई थी। फिर भी मनोरमा जी पाखी से पूछ कर रसोई में उसकी आधी से ज़्यादा मदद कर देती थी। वो समझती थी कि अकेली पाखी घर और बाहर दोनों कैसे संभालेगी। सास बहू के बीच की इस मौन समझदारी ने धीरे धीरे उनका रिश्ता बहुत मजबूत कर दिया था। मन ही मन कुछ सोचते हुए पाखी ने मनोरमा जी से कहा, अच्छा अम्मा, एक बात बताइए, जब गांव में कोई विशेष अवसर होता था तब आप खाने में क्या क्या बनाती थीं? बहू, उस ज़माने में गांव में तो बस पूरी सब्जी, खीर और हलवा ही विशेष माना जाता था, इसलिए मैं भी बस यही बनाती थी। हाँ, मेरे हाथ की दाल और दम आलू की सब्जी तुम्हारे ससुर जी कहते हैं कि बहुत स्वादिष्ट लगती है उन्हें, मनोरमा जी ने बताया। ठीक है अम्मा, तो आज रात के खाने के लिए दाल और दम आलू आप ही बनाएंगी, पाखी ने कहा। नहीं नहीं बहू, तुम ही बना लेना। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर मेरा बनाया हुआ खाना हमेशा की तरह सतीश को पसंद नहीं आया तो बेकार में बात बिगड़ जाएगी। मनोरमा जी के स्वर में घबराहट थी। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, हम सतीश को पहले कुछ बताएंगे ही नहीं, बस आप अपनी बहू की बात मान लीजिए, पाखी ने छोटी बच्ची की तरह मचलते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पर तुम सामने खड़ी रहना, वरना मुझे घबराहट होती रहेगी,
मनोरमा जी बोली, ठीक है अम्मा, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। सास बहू की बातों के खत्म होने के साथ साथ नाश्ता भी बनकर तैयार हो चुका था। थोड़ी ही देर में पाखी, सतीश और सतीश के पिता नरेंद्र जी अपने अपने काम पर चले गए। मनोरमा जी भी कुछ देर आराम करने अपने कमरे में चली गई और फिर आराम करने के बाद पाखी के बताए अनुसार रात के लिए कुछ कुछ तैयारियां करने लगी। शाम में पाखी के घर लौटने पर दोनों सास बहू ने शाम की चाय पी और फिर वो दोनों सतीश के बॉस और उनके परिवार के लिए दावत का खाना बनाने में जुट गई। पाखी से मिले आत्मविश्वास की वजह से दाल और दम आलू के साथ साथ मनोरमा जी ने 3-4 तरह की स्वादिष्ट चटनियाँ भी बना ली। खाना बन जाने के बाद पाखी ने सारे व्यंजनों पर ऊपर से कुछ कुछ विशेष सजावट कर दी, जिससे वो देखने में भी काफ़ी मनमोहक लग रहे थे। तय वक्त पर सतीश के बॉस मिस्टर बत्रा अपने परिवार के साथ घर पर आए। शरबत और स्नैक्स के बाद जब खाने का समय हुआ, तब पाखी ने सतीश, नरेंद्र जी और मनोरमा जी को भी साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहा। मिस्टर बत्रा और उनकी पत्नी ने भी कहा, हाँ, सबके साथ बैठकर ही तो खाने का आनंद आता है। पाखी ने एक एक करके सारे व्यंजन सबकी थाली में परोसे। सतीश तो बस मिस्टर बत्रा के आगे पाखी की पाक कला की ही तारीफ किए जा रहा था। जब मिस्टर बत्रा ने उन व्यंजनों की तारीफ की जो मनोरमा जी ने बनाए थे, तब सतीश ने भी कहा, हाँ, ये तो सचमुच आज कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है। इस बार पाखी ने मुस्कुराते हुए मनोरमा जी की तरफ देखा और बोली, वो तो आएगा ही, क्योंकि मेरी अम्मा ने इतनी मेहनत से जो बनाया है। पाखी की बात सुनकर 1 मिनट के लिए सतीश असहज सा हो गया, लेकिन जल्दी ही स्वयं को सहज करते हुए उसने कहा, हाँ, अम्मा के हाथ की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। मिस्टर बत्रा और उनके परिवार के विदा लेने के बाद नरेंद्र जी बोले, मैं तो पहला कौर खाते ही समझ गया था कि आज बरसों के बाद मेरी मनु अपने रंग में आई है। इस सब का श्रेय तो जी बहू को जाता है, जिसने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मनोरमा जी अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोली। अब तक चुपचाप खड़े सतीश ने पाखी की तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुमने अपनी मनमानी कर ही ली ना, अम्मा पर सब कुछ छोड़कर। अगर जो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती तो क्या होता। उसकी बात पर पाखी रोष भरे स्वर में बोली, पर कुछ गड़बड़ हुई तो नहीं ना। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम सब कुछ सीख कर इस दुनिया में जन्मे थे। बचपन में न जाने कितनी गलतियां की होंगी तुमने, जिन्हें अम्मा बिना तुम पर गुस्सा किए सुधारती होंगी। तुमने तो बस शहर की चमक दमक में खोकर अपनी अम्मा को पूरी तरह नाकारा ही समझ लिया, जिसकी वजह से वो भी धीरे धीरे अपनी खासियतें भुला बैठी। मैं तुमसे पूछती हूँ, अमेरिका के लोग अपने ऑफिस में जिस हाईटेक तरीके से काम करते हैं, क्या तुम वो जानते हो? तो क्या मैं ये कह दूँ कि तुम्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं है? जो जिस परिवेश में रहता है, उस अनुसार अपनी तरफ से अपने परिवार के लिए सब अच्छा करने की ही कोशिश करता है, बशर्ते कि परिवार उसकी इस कोशिश को सराहे। अम्मा की बनाई दाल रोटी खाकर ही आज तुम इतने बड़े हुए हो। कोई और नहीं आया था तुम्हारे नाज उठाने। बस करो बहू, मेरी वजह से तुम दोनों मत लड़ो, मनोरमा जी ने उदासी भरी आवाज़ में कहा। नहीं अम्मा, मैं लड़ नहीं रही हूँ। मैं बस आपके बेटे की आंख पर बंधी हुई पट्टी खोल रही हूँ। अगर आप पापा के साथ कदम से कदम मिलाकर न चली होती, परिवार की जिम्मेदारियों को न निभाया होता, तो क्या आज सतीश पढ़ लिख कर इतने ऊंचे पद पर पहुंच पाते? क्या सिर्फ रसोई में रोज़ नए नए व्यंजन बनाना ही एक स्त्री की योग्यता का पैमाना है? और अगर ऐसा है, तब तो मतलब साफ है कि सतीश को मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे बनाए खाने से प्यार है। अगर मैं रोज़ अच्छा खाना न बनाऊं, तो वो आपकी तरह मुझसे भी शायद रिश्ता तोड़ ले। कहते कहते पाखी की आवाज़ भर्रास ही गई थी।
नरेंद्र जी पाखी की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोले, शांत हो जाओ बहू, देर सवेर इस नालायक को अक्ल आ जाएगी। तुम परेशान होकर अपनी तबीयत मत खराब करो। पाखी की बात सुनकर आज पहली बार सतीश को स्वयं पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ देर तक गुमसुम खामोश खड़े रहने के बाद वो आगे बढ़ा और मनोरमा जी के पैरों पर सिर रखते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मनोरमा जी ने सतीश को उठाकर उसके आंसू पोंछे और उसे हृदय से लगा लिया। आज बरसों के बाद एक माँ की अतृप्त ममता तृप्त हो रही थी। ये देखकर नरेंद्र जी और पाखी की आंखों से भी खुशी के आंसू बह चले थे। कुछ देर के बाद जब सतीश संयत हुआ तब उसने पाखी से कहा, शायद तुमने सच कहा। आज तक मुझे बस तुम्हारे खाने से ही प्यार था, लेकिन आज मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुमने न सिर्फ मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवाया, बल्कि मेरे माँ पिताजी को वो खुशी दी जो मैं उनका बेटा होकर भी आज तक उन्हें नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर दो पाखी, अब मैं घर में किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पाखी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सतीश का हाथ थाम लिया और बोली, भूल जाओ सब, अब हम सब मिलकर अपनी नई कहानी लिखेंगे, एक प्यारे से परिवार की कहानी, है ना अम्मा पापा? बिल्कुल बहू, नरेंद्र जी और मनोरमा जी एक ही साथ बोल पड़े। 15 दिनों के बाद सतीश का जन्मदिन आने वाला था। मनोरमा जी इस बार उसे एक विशेष उपहार देना चाहती थीं, जिसके लिए उन्होंने पाखी से मदद मांगी। पाखी तुरंत इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन संयोग से उसके मायके से भाई के विवाह के लिए लड़की देखने जाने का न्योता आ गया। चूँकि सतीश के दफ्तर में ज़रूरी प्रोजेक्ट के कारण उसे छुट्टी नहीं मिली, इसलिए पाखी को अकेले ही कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना पड़ा। अपने जन्मदिन की सुबह जब सतीश उठकर अपनी अम्मा और पापा का आशीर्वाद लेने गया, तब मनोरमा जी उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले गईं। सतीश ने देखा टेबल पर उसकी पसंद का बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट वनीला केक रखा हुआ था। इतनी खूबसूरती से सजा हुआ केक सतीश ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने आश्चर्य से मनोरमा जी से पूछा, ये कहाँ से आया अम्मा? पाखी मायके से आ गई क्या? पाखी तो अभी अभी आई है पतिदेव, लेकिन ये केक आपके लिए मेरी प्यारी अम्मा ने बनाया है, दरवाजे पर खड़ी पाखी ने कहा। अरे अम्मा, सच? आपने तो कमाल कर दिया, ऐसा केक तो पाखी भी नहीं बना सकती। कहते हुए सतीश अम्मा के गले लग गया। उसे दुलार करने के बाद मनोरमा जी पाखी के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, ये सब मेरी इस गुरु की दी हुई शिक्षा की देन है। भले ही अब मेरे बेटे की मेरे प्रति सोच बदल गई है, लेकिन तब भी मेरी इच्छा थी कि मैं उसके जन्मदिन पर उसकी ये शिकायत दूर करूं कि उसकी अम्मा उसके लिए शहरी माँओं की तरह कभी कुछ विशेष नहीं बना सकती। बस मेरी बहू ने मेरी मदद की और मैं केक बनाना सीख गई। मनोरमा जी के स्वर का उल्लास उनकी खुशी बयां कर रहा था। नरेंद्र जी भी पाखी को आशीर्वाद देते हुए बोले, कौन कहता है कि सिर्फ माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, उन पर प्यार लुटाते हैं। कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को बहुत कुछ सिखा जाते हैं, वो भी अपनेपन के साथ ढेर सारा प्यार लुटाते हुए। जन्मदिन मेरा और तारीफ बस पाखी की? ठीक ही है, कहता हुआ सतीश बनावटी नाराज़गी दिखाते हुए अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे पाखी हाथ में केक की थोड़ी सी क्रीम लेकर पहुंची और सतीश के गालों पर लगाती हुई बोली, लो जलन पर थोड़ी ठंडी ठंडी क्रीम लगा लो। उसकी इस अदा पर सतीश खिलखिलाकर हंस पड़ा तो पाखी भी उसके साथ हंसने लगी। तभी बगीचे में आम के पेड़ पर बैठी कोयल कूकी। उसकी कूक सुनकर मनोरमा जी ने बगीचे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पाखी को आवाज़ दी और कहा, देख बहू, हमारे आंगन में आज बसंत मुस्कुरा रहा है।
सहसा अपनी अम्मा के गले लगती पाखी लार से बोली, अम्मा, मेरा बसंत तो आपकी आँखों में मुस्कुराता है, बस अब यहाँ कभी आंसू मत आने दीजिएगा, पगली कहीं की। कहते हुए मनोरमा जी ने पाखी की बलैया ले ली। प्यार से भरे हुए इस सुंदर दृश्य को अपनी आँखों में भरते हुए नरेंद्र जी और सतीश मन ही मन स्वयं को ये वचन दे रहे थे कि अपने घर की खुशियों का आधार इन दोनों स्त्रियों के प्रति प्रेम और सम्मान में वो कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। कोयल की मीठी कूक के साथ ताल मिलाकर झूमते हुए आम के मंजर भी परिवार में लौटी खुशियों का दिल खोलकर स्वागत करते हुए नज़र आने लगे थे। मैं आशा करती हूँ रिश्तों के खूबसूरत एहसास को समेटे ये कहानी आप सबको अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हम सब के जीवन में, हमारे रिश्तों में सदैव बसंत मुस्कुराता रहे, यही मेरी शुभकामना है।